हाय नर्सेस, कैसे हैं आप? और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मुझे पता है आप नॉरसेट, एनक्लेक्स, सीबीटी, डीएचए इन सभी टेस्ट के लिए आप जाते हैं और इन सभी टेस्ट में आता तो नर्सिंग का ही है। लेकिन अगर एक अच्छे मेंटोर का अच्छा सा लेक्चर मिल जाए तो फिर तो चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। तो आज ना एक बहुत ही इन डिमांड टॉपिक के ऊपर मैं लेक्चर दूँगी आप लोगों को एंड दैट इज सर्विकल कैंसर। सर्विक्स का कैंसर जो होता है, यूट्रस का पार्ट होता है सर्विक्स, तो उसके कैंसर के बारे में आज बात करेंगे, राइट? अक्सर हमें ये लगता है कि सर्विकल कैंसर जो है वो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज का कैंसर होगा, लेकिन उल्टा है। सर्विकल कैंसर ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज का कैंसर होता है। और सर्विकल कैंसर जो है ना, ये टोटली रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ द फीमेल पे डिपेंड करता है। अब सर्विकल कैंसर जो होता है ये इनिशियली इट विल बी लिमिटेड टू ओनली सर्विक्स, लेकिन ये एक मेटास्टैटिक कैंसर है तो पूरी बॉडी में भी फैल सकता है, राइट? जो सर्विकल कैंसर होता है इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है दैट इज एचपीवी इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। अब ये जो एचपीवी वायरस होता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होता है, ठीक है? तो अगर एक फीमेल है जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एचपीवी इन्फेक्शन उसको हो सकता है। इन एडिशन टू दिस, अगर आप फीमेल हैं, आपका एक ही पार्टनर है, लेकिन आपके पार्टनर के फर्दर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो भी एचपीवी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसके साथ साथ सिगरेट स्मोकिंग, चाहे वो एक्टिव सिगरेट स्मोकिंग है या पैसिव स्मोकिंग है, इन दोनों से ही सर्विकल कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ कुछ सेक्सुअल बिहेवियर, जैसे अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स 17 की उम्र के पहले शुरू हो गया, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके आने वाली लाइफ में मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होंगे, तो उस केस में भी सर्विकल कैंसर के चांसेस जो हैं वो होते हैं। अब सर्विकल कैंसर को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में विद द हेल्प ऑफ पैप टेस्ट, ठीक है? तो पैप टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि हम लोग करते हैं सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में। ये सेक्सुअली इनएक्टिव वुमेन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन जो होती हैं उनमें हम लोग पैप टेस्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं जिसमें सेक्सुअली इनएक्टिव वुमेन में भी कर लें, मे बी, लेकिन यूजुअली हम लोग सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में ही करते हैं। तो इसमें हम लोग पैप टेस्ट करके हम लोग सैंपल लेते हैं, फिर स्मीयर बनता है और देखा जाता है कि कहीं कैंसर सेल्स प्रेजेंट तो नहीं है। इन एडिशन टू दिस एक और टेस्ट होता है विच इज कॉल्ड एज कॉल्पोस्कोपी। इसमें सर्विक्स के ऊपर डाई लगा के जो ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि कहीं पे जो कैंसर है, क्योंकि जो कैंसेरियस सेल्स होंगे वो डाई को नहीं पकड़ेंगे और बाकी का एरिया डाई से स्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता चलेगा, कुछ स्ट्रॉबेरी लाइक पैटर्न जो है वो बनता है कॉल्पोस्कोपी में, और हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो ये दो टेस्ट हैं। इसके अलावा बायोप्सी तो है ही है। आप टिश्यू का बायोप्सी लेते हो एंड यू सेंड इट टू द लेबोरेटरी फॉर फर्दर सैम्पलिंग, और ग्रेडिंग और स्टेजिंग में वो हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी है। तो जब आप ओपीडी में बैठे होते हैं तो बहुत बार फीमेल पेशेंट्स हमारे पास आती हैं क्या कंप्लेंट लेके, कि मेरी शादी को कुछ साल हो गए हैं और अब क्या हो रहा है कुछ महीने से, कि जब भी हम इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद मेरी जो बेडशीट है उस पे ब्लीडिंग हो जाती है बहुत, और वो इंटरकोर्स के बाद ही होती है, और अदरवाइज कोई ब्लीडिंग जो है वो नहीं होती है। या कई बार कोई फीमेल्स होती हैं वो ये कंप्लेंट लेके आती हैं कि मेंसेस के बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है, राइट? इसको हम लोग बोल देते हैं ब्लीडिंग ऑफ अननोन एटियोलॉजी, पता ही नहीं है ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, लेकिन दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग जो है वो इन बिटवीन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा वार्निंग साइन तो यही होता है, अगर इंटरकोर्स के बाद आपके बेड पे ब्लड आ रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड साइन, राइट? यू मस्ट गो फॉर द पैप टेस्ट इन दिस केस। इसके साथ साथ ये जो बीच बीच में ब्लीडिंग होना और इंटरकोर्स के बाद ब्लीड होना, ये अर्ली साइंस में आते हैं। लेट साइंस में फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अपीयरेंस उसकी सीरोसेंजियोनस, यानी कि पीले और गुलाबी से रंग का डिस्चार्ज आएगा, जो कि काफी फाउल स्मेलिंग होगा। इन एडिशन टू दिस पेल्विक और बैक पेन होनी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे हीमैच्यूरिया, यानी कि यूरिन में खून पास होने लगता है। डिसयूरिया, यानी कि यूरिन पास करने में डिफिकल्टी। और अगर बहुत एडवांस स्टेजेस में कैंसर चला जाए तो फिस्टुला भी बन सकता है बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम। तो वेजाइना से और यूरेथ्रा से फीसेस वगैरह जो है वो लीक होने शुरू हो जाते हैं, या वेजाइना से यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है।
तो ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब अगर सर्विकल कैंसर हो चुका है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? देखिए, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि ग्रेडिंग और स्टेजिंग क्या है इस कैंसर की। अगर तो कार्सिनोमा इन सिटू है, यानी कि कैंसर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और इट्स ओनली सिचुएटेड इनटू द स्मॉल पोर्शन ऑफ सर्विक्स, तो उस केस में या तो क्रायो सर्जरी कर देते हैं, जिसमें इस एरिया को इतना ठंडा कर देते हैं नाइट्रोजन गैस से, जो कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस होती है, इट्स वेरी वेरी कोल्ड, तो उससे क्रायो सर्जरी करते हैं, उस एरिया के सेल्स को इतना ठंडा कर देते हैं कि वो डेड होके निकल जाते हैं। इन एडिशन टू दिस, ये लेजर सर्जरीज भी हो सकती हैं। और एक और सर्जरी होती है विच इज कॉल्ड एज कोनाइजेशन, एक कोन शेप्ड एरिया जो कि कैंसर से अफेक्टेड है, उसको रिमूव कर लिया जाता है फ्रॉम द सर्विक्स। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में कीमो और रेडिएशन थेरेपी से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर ये जो मैंने अभी ट्रीटमेंट बताए हैं ये नहीं हो सकते हैं, तो फिर हम लोग पार्शियल या टोटल हिस्टेक्टमी भी इस पेशेंट में कर सकते हैं। अब आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या रजिस्ट्रेशन एग्जाम्स होते हैं, ज्यादातर उनमें यहां से क्वेश्चन आएगा, कहां से? केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर हिस्टेक्टमी। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हिस्टेक्टमी का मतलब होता है यूट्रस को रिमूव करना, या यूट्रस के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब्स, अगर ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स और पूरे का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप रिमूव कर रहे हो, तो उसको हम लोग कंप्लीट हिस्टेक्टमी भी बोल देते हैं, या उसको हिस्टेक्टमी विद ऊफोरेक्टमी एंड साल्पिंजेक्टमी भी बोल देते हैं। मतलब साल्पिंजेक्टमी का मतलब फेलोपियन ट्यूब्स रिमूव किया, और ऊफोरेक्टमी का मतलब ओवरीज जो है वो रिमूव करी। अब ये तो सर्जन पे डिपेंड करता है और पेशेंट के कैंसर की स्टेज या ग्रेड पे डिपेंड करता है कि आपको रिमूव पूरे का पूरा सिस्टम करना है या आपको अब पार्शियल हिस्टेक्टमी जो है वो करनी है। अब हिस्टेक्टमी एक बड़ी सर्जरी होती है, ये वेजाइनल अप्रोच से भी हो सकती है, पर वेजाइनम ज्यादातर आजकल वही अप्रोच यूज करते हैं, या ये एब्डोमेन को ओपन करके भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द type of hospital, the surgery conditions available or the methods available there, or depend upon the country and situation of the client as well. तो बेसिकली हिस्टेक्टमी के बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज आती है एयरवे, ब्रीदिंग, और फिर तीसरे नंबर पे सर्कुलेशन। क्योंकि पेशेंट को एनेस्थीसिया गया होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम लोग ये देखेंगे कि पेशेंट की पल्स ऑक्सीमेट्री में रीडिंग सही से जा रही है। पेशेंट को हम लोग इनकरेज करेंगे कि डीप ब्रीदिंग करे, ताकि पेशेंट के लंग्स के बेस तक ऑक्सीजन पहुंचे और ऑक्सीजन एक्सचेंज सही से रहे। हम लोग कफिंग एक्सरसाइजेस और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए भी बोलेंगे, ताकि सिक्रीशंस जो है वो लंग्स में अकोमुलेट ना हो, और जो पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया वाली कॉम्प्लिकेशन होती है वो आपके पेशेंट को ना हो। एक बात याद रखिए हमेशा, कभी भी हिस्टेक्टमी जैसी सर्जरी होती है तो पेशेंट का इनटेक आउटपुट, यूरिन आउटपुट वगैरह देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंडिकेट कर सकता है कि आपका पेशेंट जो है वो शॉक में तो नहीं जा रहा। इन एडिशन टू दिस, हम लोगों ने पेशेंट का पैड जरूर चेक करना है। अगर एक पैड 1 घंटे में ब्लड से सैचुरेट हो रहा है आफ्टर हिस्टेक्टमी, क्योंकि यूट्रस तो है नहीं, ब्लड कहाँ से आ रहा है? अगर यूट्रस रिमूव किया है, कोई आर्टरी जो है वो ओपन रह गई है, तब वहीं से ब्लीडिंग आ रही होगी ना नीचे। अदरवाइज तो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होनी चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, बिकॉज देर इज नो यूट्रस, राइट। थोड़ी बहुत जो ऊजिंग हो रही है पोस्ट ऑपरेटिव साइड से सिर्फ वही पैड पे आनी चाहिए। अगर बहुत सारा और आर्टेरियल ब्लड आ रहा है जो कि ब्राइट रेड है, तो दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली, अदरवाइज योर पेशेंट कुड डाई ऑफ शॉक। और इसके साथ साथ हम लोगों को डीवीटी से भी पेशेंट को प्रिवेंट करना होता है। डीवीटी बोले तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब जो भी कभी आपके पेशेंट में एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी होती है, तो बहुत सारी ओपन ब्लड वेसल्स होती हैं। इन ओपन ब्लड वेसल्स में से कभी कोई क्लॉट ट्रेवल करके पेशेंट की लेग में फंस सकता है, और इसी चीज को हम लोग डीवीटी बोलते हैं। अब इस पेशेंट में डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए एक तो अर्ली एम्बुलेशन होनी बहुत जरूरी है। जब तक आपका पेशेंट बेड में है, सिक्वेंशियल कॉम्प्रेशन डिवाइसेस लगनी बहुत जरूरी है। एंटी एम्बुलिज्म स्टॉकिंग्स हम लोग अपने पेशेंट को पहना सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो हम लोग पेशेंट की एक्टिव एंड पैसिव लेग एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर्जन आपको हैपरिन लगाने को बोले प्रोफिलैक्टिकली, अगर आपका पेशेंट इज एट द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डीवीटी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डीवीटी की प्रिवेंशन के लिए हम लोग इस पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में करते हैं। इसके साथ साथ जो पोस्ट ऑपरेटिव वुंड होता है उसको हमने देखना होता है फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो रीडा, REEDA। R इज फॉर रेडनेस, E इज फॉर एरिथमा और एकाइमोसिस,
then D is for dehiscence or discharge from the wound, और A is for the approximation of the wound edges. अब ये एक यूनिवर्सल निमोनिक है जो कि हर पोस्ट ऑप पेशेंट में हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव वुंड को ऐसे देखते ही देखते हैं। अगर इनमें से कुछ भी चीज प्रेजेंट है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। इसके साथ साथ हम लोग पेन मेडिकेशन पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि हिस्टेक्टमी है, बहुत बड़ी सर्जरी है, तो पेन की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपके पेशेंट के वाइटल्स अनस्टेबल हो सकते हैं। तो एज अ नर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द पेन। तो आपको पेन मेडिकेशन जो भी डॉक्टर बोले, चाहे वो मॉर्फिन सल्फेट बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी मेडिकेशन बोल रहे हैं, आपको अकॉर्डिंगली देनी होगी। अब जैसे ही आपका पेशेंट स्टेबल है और डिस्चार्ज के लिए रेडी है, तो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन भी हम लोग पेशेंट को देंगे। हिस्टेक्टमी वाला पेशेंट वेट बीरिंग नहीं करेगा, और वेट जो लोड वगैरह उठाना है वो नहीं उठाना है फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। तो उसको 9 kg से ज्यादा का वजन नहीं उठाना है। और स्टेयर क्लाइंबिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है 1.25 महीने के लिए। सेम फॉर 6 वीक्स उसने स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं करनी है, और 6 वीक्स तक सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं करेंगे। आप सब लोगों को ये पता ही होगा कि जो इंडियन टॉयलेट्स होती हैं वो नीचे बैठना होता है उनमें, तो वो जो स्क्वेटिंग वाली पोजीशन होती है ना, वो पेशेंट ने नहीं लेनी होती। इस सर्जरी के बाद जो स्टैंडिंग टॉयलेट सीट्स होती हैं, जो इंग्लिश टॉयलेट सीट्स होती हैं, उनको ही यूज करना होता है। तो ये सारी चीजें हमने अपने पेशेंट को बतानी होती है। हमने ये भी बोलना है कि अगर घर जाने के बाद आपको एकदम से फीवर होता है, आपको पर वेजाइनम गंदा सा डिस्चार्ज आता है, जो कि पस वाला डिस्चार्ज हो सकता है, सीरोसेंजुइनस सा डिस्चार्ज जो कि फाउल स्मेलिंग हो, और अगर आपके सूचर्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में आना है या आपको डॉक्टर को आके दिखाना है। तो ये सारी बातें अगर आप बताएंगे तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हिस्टेक्टमी की केयर हो जाएगी पूरी परफेक्ट, और आप अपना एंट्रेंस एग्जाम बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल लोगे। तो देखा कितनी इजीली आपने ये सर्विकल कैंसर जैसा टॉपिक मेरे साथ कर भी लिया, और हमें पता भी नहीं चला कब ये टॉपिक खत्म हो गया, और सर्विकल कैंसर टॉपिक आज आपका डन हो चुका है। अगर ऐसी ही मजेदार वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा, लेकिन बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको आ जाएगी। और इस वीडियो को शेयर करना अपने स्टडी ग्रुप्स में, जिन जिन को प्रॉब्लम आती है कि सर्विकल कैंसर कभी समझ नहीं आया, एक सरल भाषा में आज आपको पढ़ा दिया है। एंड आई होप यू हैव लव दिस लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर टेस्ट। थैंक यू, टेक केयर नर्सेस, गॉड ब्लेस यू।